नमस्कार दोस्तों। मोदी अब दिल्ली में बहुत ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं बचे हैं। ऑपरेशन पंजा शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कभी फर्जी बातें नहीं कहते, उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि मोदी की सरकार अल्पमत में है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। कभी भी मतलब कभी भी। इंडिया गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। मोदी की सरकार गिरने का सही समय कांग्रेस इसलिए नहीं बता पा रही है क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि सरकार गिराने का पाप उसके सर पर आए। हालांकि बीजेपी अगर कांग्रेस की जगह पर होती तो गिरा देती। कांग्रेस एनडीए के दलों के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। कांग्रेस चाहती यह है कि एनडीए के दल खुद मोदी सरकार गिरा दे। उसके बाद कांग्रेस बाहर से समर्थन करने को बिल्कुल तैयार बैठी है। अब बात अगर चल रही होगी तो मैं चैनल पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन राजनीतिक नेता और इतने बड़े बड़े जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं, ये सब एक दूसरे को दशकों से जानते हैं और मुझे लगता है एक दूसरे से बात तो हमेशा ही करते होंगे। दोस्तों, आरएसएस भी बीजेपी के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी की खस्ता हालत का जिम्मेदार आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी के अहंकार यानी घमंड को बता दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आरएसएस ये कह रहा है कि बीजेपी अपने अहंकार और घमंड के कारण हारी है। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जो लोग राम की पूजा करते थे उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दिया, उनको बहुमत नहीं मिला है। एक समय था जब महामानव की तरफ उंगली उठाने से पहले लोग 50 बार सोचते थे। अब तो उनका अपना एनडीए कहता है कि बीजेपी चुनाव मोदी की वजह से हारी। आरएसएस कहता है कि घमंड चकनाचूर हो गया। देखिए, बीजेपी अपने अहंकार की वजह से हारी है। थोड़ा सा बीजेपी की जगह इसमें ऑब्लिक में नरेंद्र मोदी भी लिखा जाना चाहिए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के अहंकार की वजह से हारी है, क्योंकि बीजेपी तो कहीं थी नहीं चुनाव में। मोदी जी थे, मोदी की गारंटी थी, मैं मोदी, मोदी की गारंटी। छाती ठोककर इतनी बार मोदी जी अपना नाम लेते रहे हैं कि शायद इस भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर और कोई दूसरा मनुष्य नहीं होगा जो अपना नाम इतनी बार खुद लेता हो। जहां तक अहंकार का प्रश्न है, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और इसमें कुछ भी असहज नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को इस तरह की सत्ता मिली है, उसे अहंकार हुआ ही है। कम लोग होते हैं जो ऐसी सत्ता के बाद अहंकार से रहित रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नहीं कोहु जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नहीं। तो प्रभुता पाकर जैसे मद न हो, ऐसा कोई नहीं है उनके हिसाब से, तो तुलसीदास जी के हिसाब से। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हुए हमारे अपने देश में, पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब भीतर की खबर यह है दोस्तों कि मोहन भागवत की गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तय हुई है। ध्यान से समझिएगा, आरएसएस योगी आदित्यनाथ से कहां मिल रहा है? सोचिए, गोरखपुर जाकर मिल रहा है। कहां? गोरखपुर। योगी के गोरखपुर जाकर मिल रहा है। मुलाकात तो लखनऊ में भी हो सकती थी, लेकिन मुलाकात कहां हो रही है? गोरखपुर। इसीलिए क्योंकि लखनऊ में महामानव के बहुत सारे खबरी हैं जो भीतर की बातें लीक कर सकते हैं। और दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि मोदी मोहन भागवत से मिलने के लिए नागपुर जाते हैं, पूरी रात रुकते हैं, तब जाकर मोहन भागवत से मुलाकात होती है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ से मीटिंग के लिए मोहन भागवत खुद चलकर आते हैं। लखनऊ की जगह योगी से गोरखपुर में मीटिंग तय होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या अब आरएसएस को ये लगने लगा है कि मोदी अब बीजेपी के लिए लंगड़े घोड़े साबित हो चुके हैं? क्या अब जनता मोदी को पूरी तरह से पहचान चुकी है? क्या आरएसएस को अब ये लगने लगा है कि मोदी से अब कुछ नहीं होने वाला? मोदी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसीलिए आरएसएस प्रधानमंत्री पद के लिए नया विकल्प योगी के तौर पर देख रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ को मोदी का रिप्लेसमेंट बनाया जा रहा है? 1 साल बाद मोदी 75 साल के भी हो जाएंगे। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। संघ अमित शाह के नाम पर कतई सहमत नहीं है। क्या अब आरएसएस योगी आदित्यनाथ को आगे करने की तैयारी कर रहा है? संकेत बहुत बड़े आ रहे हैं दोस्तों। देखिए प्रज्ञा, यहाँ तो अभी राकेश जी ने भी कहा, प्रेम जी भी जानते हैं, अमिताभ जी ने भी कहा कि वाजपेयी जी कोई कट्टर आरएसएस के व्यक्ति तो थे नहीं, लेकिन वो भी चेहरा तो थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री तो बने। योगी भले ही आरएसएस के स्वयंसेवक ना हो,
लेकिन हिंदुत्व का तो बहुत बड़ा चेहरा है वो। भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी बहुत पूछ है, तो उनको प्रयोग किया जा सकता है। मैं तो लगातार आपको कहता रहा हूं कि जो कुछ कमियां लोग गिनाते हैं मोदी जी की, वो कमियां तो बाबा के आसपास भी नहीं फटकती। अडानी, अंबानी, स्मृति ईरानी और तमाम जो इस तरह के आरोप हैं, वो तो बाबा के आसपास कहीं है नहीं। और पैसे का भी कोई उनके ऊपर ऐसा लांछन नहीं लग सकता कि वो हेरा फेरी कर रहे हैं। उनके नीचे के लोग को भ्रष्टाचार कर रहे हो, एक बात अलग है। बाबा को पैसे की जरूरत नहीं, मठ में बहुत पैसा है, तो वो कहाँ इसमें कमतर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो इसीलिए जो मोहन भागवत जी है, वो था लेने गए हैं उस कुएं की, कि क्या कुएं में पानी इतना है कि अगर यहाँ पर रेहट लगा दिया जाए, ट्यूबवेल लगा दिया, आपूर्ति चलती रहे। ये सारी चीजें हैं। दोस्तों, जैसे सियासत में सही गलत, असली नकली, सच्चे झूठे की पहचान करना बहुत ज़रूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही समाज में भी असली और नकली की पहचान बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना कि बालों के लिए सबसे अच्छा तेल आदिवासी तेल होता है, लेकिन दर्जनों लोग अपने तेल को आदिवासी तेल बताकर बेच रहे हैं। तो असली वाला आदिवासी तेल कौन सा है, इसे आप 2 मिनट में समझ लीजिए, क्योंकि सच्चे का बोलबाला और झूठ का मुंह काला होना चाहिए। आज हमारे साथ आदिवासी हेयर ऑयल के चिन्नू जी हैं। चिन्नू जी, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कर्नाटक, मैसूर और हुनसूर में जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। हम घर में हर्बल का ऑयल बनाते हैं, जड़ी बूटी का ऑयल, तो बालों में लगाने के लिए तेल बनाते हैं। पूरा गांव वाले लोग पूरा यही तेल बनाते हैं मैडम। आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, वो जरा बताइएगा। स्कैम बोलने से मैडम, हमारे आदिवासी लोग का भी ये मार्केट में ज्यादा ट्रेंडिंग में भी हमारा आदिवासी लोग का नाम चल रहा है, हमारा तेल चल रहा है। तो वो नाम रख के ना, फर्जी लोग हमारे आदिवासी का सिर्फ नाम रख के, तो हमारा तेल को फेक बना के वो लोग कस्टमर को भेज रहे हैं, बाई 1 गेट 1 और ऑफर में 200-300 करके सभी कस्टमर लोग को फेक तेल भेज रहे हैं मैडम। किस तरीके से चिन्नू जी आप लोगों का जो आदिवासी हेयर ऑयल है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके, लोग किस तरीके से उसे इजीली खरीद सकते हैं, इसका एक प्रोसेस बताइए प्लीज। मैडम, आप हमारा नंबर देंगे मैडम, वो नंबर रहता है मेरा, और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी हमें अब बना के रखा है मैडम। तो उस पर जाके बुक करने से ना हमारा ओरिजिनल तेल कस्टमर लोग तक जाके पहुंच जाएगा। हमने अभी वीडियो कॉल का भी सिस्टम दिया है, तो मेरा तेल में मैंने मेरा फोटो भी दिया हूँ मैडम। हाँ, एक बार दिखाइए। हाँ, देखो, मेरा फोटो, मेरा जीएसटी नंबर और मेरा एड्रेस, मेरा सभी इसमें दिया हूँ मैडम। कैसा बनाते हैं करके भी ये दिखा सकता हूँ मैं 2 मिनट में। हाँ, दिखाइए। देखो मेरे सूखी प्रकार का जड़ी बूटी है, ये हरी प्रकार का जड़ी बूटी है। देखो, ऐसा हरी प्रकार का जड़ी बूटी डाल के बनाते हैं, ऐसा एक बर्तन में बनाते हैं मैडम। ओके। हाँ, और प्योर ओरिजिनल से बनाते हैं। आपका ये जो ऑयल है, ये किसी भी जगह पर पहुंच सकता है, ऑल ओवर इंडिया? मैडम, ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे भी पहुंचा के देंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कैश ऑन डिलीवरी में पहुंचा के देंगे मैडम। आरएसएस ने मोदी के खिलाफ खोलकर मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस की पहली पसंद अब मोदी नहीं रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है। एनडीए के दल कांग्रेस के संपर्क में है। दोनों ही परिस्थिति में मोदी के हाथ से दिल्ली की गद्दी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार को एनडीए के दल गिरा दें, उससे पहले आरएसएस सारी बागडोर अपने हाथ पे लेना चाहती है। दोस्तों, बाबा को हटाए जाने की खबरें, मोदी को बदले जाने की खबरें, ये सब हवा में नहीं आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में लिखा है कि 2022 के चुनावों से पहले एक वक्त पर यह बिल्कुल तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर नेतृत्व परिवर्तन किया जाता, बीजेपी आलाकमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। फिर एकदम से इस फैसले को लेकर कदम पीछे खींच लिए गए। केशव प्रसाद मौर्य को मैनेज किया गया। योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर भेजा गया, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। दोस्तों, लिख लीजिए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकातों का अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी वही है कि मोदी के बाद जब भी अवसर आएगा, बिल्कुल हो सकता है और कल में नहीं आने वाला, हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन जब भी ऐसा अवसर आएगा तब नरेंद्र मोदी की जगह कौन होगा, इसके लिए जो प्रबल दावेदार हैं उन सबको अपनी मथनी में मथने के लिए संघ अभी से लग गया है। संघ अभी से इस प्रयास में है, अब जो व्यक्ति बने वो कम से कम उनके काबू में रहे,
उनके क्योंकि इशारों पर, योगी उनकी डोर आदित्यनाथ को पर। इसीलिए मुलाकात के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अब संघ को लगने लगा है मोदी के बाद शाह नहीं, अब योगी आदित्यनाथ। देखिए, शाह के नाम पर तो मैं शुरू से मानता हूं, अमित शाह के नाम पर संघ कभी तैयार नहीं होगा। अगर सचमुच में संघ की मनमर्जी चलेगी, उसकी कोई से होगी, तो वो नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह जैसे या किसी भी आन गांव के सिद्ध को लाकर प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे, बजाय अमित शाह के। दोस्तों ये भी हो सकता है कि संघ यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटाकर दिल्ली में बिठा दे और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि महामानव के तीर से ही महामानव का शिकार हो जाए। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में तो कुछ भी संभव है। योगी के नाम पर गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी के सारे पुराने नेता सहमत हो जाएंगे। दोस्तों मोदी की सरकार की तरफ खतरा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भी 29 जून को जेडीयू की कार्य समिति की बैठक दिल्ली में है और इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में कार्य समिति बैठक की है, तब तब बवंडर आया है, बवंडर। इस बैठक में जेडीयू के लोग बिहार को विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव पास करेंगे। मोदी आज की तारीख में बिहार को विशेष पैकेज देने की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि अगर बिहार को विशेष पैकेज देंगे तो फिर आंध्र प्रदेश को भी तो देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को भी तो देना पड़ेगा। अगर विशेष पैकेज नहीं मिला तो नीतीश के पास अलग होने के कारण और भी ज्यादा वैलिड हो जाएंगे। जी प्रज्ञा जी, आप इम्पोर्टेंट बात बोल रही हैं। दिल्ली की बैठक में ये हो सकता है, जैसे अमूमन होता है कि बड़े मुद्दों पर फैसला लेने का हक नीतीश कुमार पर छोड़ दिया जाता है। हाँ। तो अब कैसे विशेष पैकेज मिलेगा, ये नीतीश कुमार पर छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब फिर आगे जब जो निर्णय लेना हो लो, तो ये इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है बैठक। और इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो घटित हो रही घटनाएं इस सरकार को कमजोर बनाती हैं। मोदी ने हमेशा दबाव की राजनीति की है दोस्तों। अब देखिए, जबरन कुछ भी नहीं होता है, न प्यार, न दुश्मनी, न शादी, न तलाक। महाराष्ट्र में अजीत पवार से मोदी के रिश्ते अब टूटने की कगार पर आ गए हैं। अजीत पवार को बैंक घोटाले के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जब से अजीत पवार ने मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होने का ऐलान किया है, तब से अजीत पवार पर दबाव बनवाने का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है। अन्ना हजारे अजीत पवार को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में कोर्ट जाना चाहते हैं कि अजीत पवार ठीक आदमी नहीं है, उनको घोटाले से क्लीन चिट क्यों दी गई। अन्ना हजारे कौन है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इन्हीं अजीत पवार को मोदी जी पहले भ्रष्टाचारी बताते थे, फिर वॉशिंग मशीन में धोकर सदाचारी बताने लगे। मोदी का मंत्री पद ठुकराते ही अजीत पवार की तरफ मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। देखिए, मोदी का वर्किंग स्टाइल ईडी, आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाला ही रहा है। डरा धमका कर अजीत पवार को लाए थे, अब फिर से दबाव बनाया जा रहा है। अजीत पवार पर पहला हमला हो चुका है, अब अजीत पवार को यह तय करना है कि वो क्या करते हैं। एनडीए के और सहयोगियों को जोड़कर एनडीए से बाहर होते हैं या सही समय का इंतजार करते हैं। मोदी के लिए परीक्षा की घड़ी संसद सत्र के बाद शुरू होगी। अभी तो पहला सत्र भी नहीं आया है दोस्तों, और सरकार का ये हाल हो गया है। इन सब में दोस्तों एक बात तो तय है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में जितने भी दल हैं, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सब मंत्रिमंडल बंटवारे से भीतर ही भीतर बहुत नाराज हैं। सारे दल बीजेपी के साथ खुशी से नहीं, मजबूरी के साथ हैं। जिस दिन एनडीए के दलों को लगेगा कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने भर का सांसद हो गया है, उस दिन देखिएगा क्या क्या खेला हो जाएगा। ये प्रज्ञा मिश्रा का प्रेडिक्शन है, आप लिख लीजिएगा। महामानव देखते रह जाएंगे, चाहे वो जितने बड़े बायोलॉजिकल ना हो, कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।